Today we will discuss about deformities of skeleton, यानी कि बोन स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी क्या वजह है और उनके कॉजेज़ क्या हैं और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन उसका फंक्शन क्या है वो हम पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह से हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। और कभी कभी स्केलेटन सिस्टम में जो कि हमारी बहुत सारी बोन से मिलके बना है, कुछ इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता और इसकी वजह से क्या हो जाता है स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मेशंस हो जाती हैं, यानी चेंज इन द साइज एंड शेप। तो इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं जैसे कि जेनेटिक कॉजेज़, हार्मोनल कॉजेज़ एंड न्यूट्रिशनल कॉजेज़। तो सबसे पहले है जेनेटिक कॉजेज़, यानी ये इस तरह की वजूहात हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं या आफ्टर बर्थ जो हैं ये शो होती हैं, जिनका कोई ना कोई जेनेटिक कॉज होता है, कोई एबनॉर्मेलिटी होती है हमारे जीन्स के अंदर। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है क्लेफ्ट पैलेट। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैलेंटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेंटाइन फेल टू फ्यूज। अब ये जो दोनों आप देखें कि पैलेट जो है हमारे माउथ की जो कि रूफ एरिया है हमारे माउथ का, उसमें ये टू प्रोसेसेस होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। दोनों मैक्सिलरी प्रोसेसेस होते हैं और ये सेंटर से जो है फ्यूज नहीं हो पाते, इसमें एक क्लेफ्ट रह जाता है, होल रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ और नोज के बीच में एक ओपनिंग बन जाती है जिसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। तो ये क्लेफ्ट की वजह से क्या होता है कि सकिंग के अंदर इन्फेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी सांस की नाली में वो जो भी फूड लेते हैं उनकी सांस की नाली में चला जाता है, वहाँ से उनके लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से उनको एक डिजीज जिसे हम एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं हो सकती है। नेक्स्ट है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली कहते हैं स्मॉल साइज्ड स्कल को, जो कि किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है। इसमें स्कल नॉर्मली जो स्कल का साइज है उससे स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ब्रेन को भी डैमेज हो जाता है, थोड़ा बहुत ब्रेन के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका जो ब्रेन होता है इट इज़ नॉट एज डिवेलप्ड एज अदर्स। थर्ड है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस जो है एक जनरल टर्म हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो हैं इसके अंदर आती हैं और ये इस तरह के कॉजेज़ होते हैं जो जॉइंट्स को डैमेज करते हैं, जॉइंट्स के टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं और उनकी जो बोन्स होती हैं उससे एसोसिएटेड वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती होती टूट जाती हैं। तो ये एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, यानी एक ऐसी डिजीज़ जो वक्त के साथ साथ क्या होती जाती, वर्सन होती जाती है और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मेन आर्थराइटिस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है और ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये भी एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जो कि एक जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है। जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये जो दो बोन्स के दरमियान में कार्टिलेज है ये वक्त के साथ साथ ब्रेक होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जॉइंट्स जो हैं इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं और इनसे क्या होती है मूवमेंट में जो है प्रॉब्लम हो जाती है। और इवन के अक्सर क्या होता है कि जॉइंट्स की स्टिफनेस के साथ साथ क्या होता है कि बोन जो है वीकन हो जाती हैं और ब्रेक भी हो जाती हैं। सेकेंड कॉजेज हैं हार्मोनल कॉजेज। अब हार्मोन्स की कमी या ज्यादती जो है वो भी बोन्स की डिफॉर्मिटीज के अंदर रोल प्ले करती है। सबसे पहले जो इसमें कंडीशन है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी पोरस बोन। तो ये ऐसी डिजीज है जिसके अंदर बोन की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है और क्या होता है इसके अंदर बेसिकली कि हमारे जो बोन है
उसके अंदर दो तरह के कंबाइंड प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि बोन की रीएब्जॉर्प्शन एंड बोन की डेपोजिशन। इन दोनों के बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाए, यानी बोन की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, देन बोन्स डिपोजिशन, तो क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब बोन की डिपोजिशन में क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो मिनरलाइजेशन करते हैं हमारी बोन्स के अंदर, यानी बोन्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट करते हैं। जबकि बोन रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स की ब्रेक डाउन करते हैं और उसके अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको रिलीज कर देते हैं इनटू ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन का मैस जो होता है, यानी जितनी अमाउंट ऑफ मिनरल्स बोन के अंदर होती है एक सर्टेन अमाउंट में उससे लो हो जाती हैं, गिर जाती हैं। और बोन का जो मैट्रिक्स होता है, जो कंपोजिशन होती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बोन्स पोरस हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। तो ये मोस्टली एजेड वुमेन में होता है, क्योंकि उनके अंदर होता है डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल। ये एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जिसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जबकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, या फिर आपकी कोई ऐसी डाइट के अंदर कैल्शियम या प्रोटीन की कमी हो, या फिर कुछ बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ये भी इफेक्ट करते हैं बोन्स को और ऑस्टियोपोरोसिस का बायस बन सकते हैं। इसका फिर इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, जो हार्मोन है एस्ट्रोजन जिसकी कमी है उसको इंक्रीज किया जाता है, उसकी अमाउंट को, ताकि इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, रोका जा सके और बोन फ्रैक्चर से स्केलेटन को बचाया जा सके। थर्ड है न्यूट्रिशनल कॉजेज, यानी ऐसे कॉजेज ऑफ डिफॉर्मिटीज जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कोई बोन्स के अंदर डिफेक्ट आ जाए, तो ये न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिजीजेस हैं। और इसमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की हमारे डाइट में, जिसकी वजह से हमें इनका सामना करना पड़ता है, इन डिफॉर्मिटीज को हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहली है ऑस्टियोमेल्शिया, जिसे हम सॉफ्ट बोन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बोन्स को इनएडिक्वेट मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन्स के अंदर बोन्स का मैस जो है वो कम हो जाता है, यानी मिनरल्स की कमी हो जाती है। स्पेसिफिकली यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स की बात की गई है कि कैल्शियम सॉल्ट्स की कमी हो जाती है बोन्स में, जब वो डिपॉजिट नहीं होते तो हमारी बोन जो है सॉफ्ट और वीक होती है। एज यू नो कि कैल्शियम की डेपोजिशन हमारी बोन्स को क्या बनाती है, स्ट्रॉन्गर एंड स्टिफ। तो जब इसकी कमी होगी तो बोन्स ऑब्वियसली जो है सॉफ्ट एंड वीक होंगी। और मोस्टली हमारी जो वेट बियरिंग बोन्स हैं, जैसे कि हमारी लेग्स और पेल्विस, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनकी ये वेट बियरिंग बोन जो है बेंड हो जाती हैं और डिफॉर्म हो जाती है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, जैसे आपको ये पिक्चर में नीचे नजर आ रहा है किस तरह से ये बेंड हुई हुई हैं बोन्स। और इसका सिम्टम क्या है, कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, जब वेट बियरिंग बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उनमें क्या महसूस होता है, पेन। फिर है रिकेट्स। रिकेट्स भी इसी तरह की एक डिजीज है जो बच्चों में होती है। इसमें भी क्या होती है, जो बोन्स होती हैं लेग्स की वो बोर्ड हो जाती हैं, यानी कर्व शेप में हो जाती हैं, जैसे कर्व फॉर्म में होती है, जैसे आपको निचली डायग्राम में कर्व नजर आ रही है। तो नीज जो हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा फासला होता है, जबकि एंकल्स जो हैं एक दूसरे के करीब होती हैं। तो ये डिजीज किस वजह से होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट और विटामिन डी डेफिशिएंसी। एज यू नो कि कैल्शियम और विटामिन डी जो हैं दे आर क्लोजली एसोसिएटेड। तो विटामिन डी हमारी बोन्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। तो विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और कैल्शियम जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी बोन्स में डेपोजिशन भी नहीं होगी और हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट एंड वीकर, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो सकते हैं, में फ्रैक्चर हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क। फोर्टिफाइड मिल्क जो होता है उसमें क्या होता है कि मिल्क के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की कंसंट्रेशन जो है वो एक्स्ट्रा होती है,
नेचुरली फाउंड जितना नेचुरली मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है किसी भी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए। और दूसरा ये कि सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सपोज किया जाए। एज यू नो कि सनलाइट की वजह से जो है विटामिन डी जो है हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है, तो ये क्या कर सकता है, इस क्योर कर सकता है इस डिसऑर्डर को। फिर कुछ और तरह की डिफॉर्मिटीज़ हैं जैसे कि डिस्क स्लिप। अब ये डिस्क स्लिप में क्या होता है, तो एज यू नो कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें बहुत सारी वर्टिब्रीज होती हैं, और उन वर्टिब्रीज के बीच में कुछ डिस्क होती हैं जो कुशन लाइक पैड होती हैं, जो कि हमारी इन वर्टिब्रीज को क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो हर वर्टिब्री के बीच में क्या मौजूद होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि फाइब्रोकार्टिलेज की बनी होती है और ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रीज। इसके अलावा वर्टिब्रीज को अटैच करती है। और इसका तीसरा फंक्शन है कि इट इज ऑल्सो अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर स्पाइन। स्पाइन कहते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम को, तो इसको शॉक एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। और अब ये बनी किस तरह की होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसके बाहर एक आउटर रिंग होती है जिसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। ये बनी होती है टफ सर्कुलर एक्सटीरियर की, जबकि इसका इंटरनल जो कोर होता है, जो जेल लाइक सेंटर होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है और इसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो आउटर इसकी फाइब्रस रिंग है यानी एनुलस फाइब्रोसिस, जब ये ब्रेक हो जाती है तो इनर जेल लाइक सेंटर जो है न्यूक्लियस पल्पोसिस वो क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। और ये रप्चर की वजह से क्या हो जाता है, ये जब लीक हो जाता है तो नर्व कॉर्ड्स जो होती हैं उनको भी ये क्या करती हैं, डैमेज कर देती हैं। इसे कहते हैं हर्निएशन यानी स्लिप्ड और रप्चर्ड डिस्क। इसमें क्या होता है कि डिस्क का न्यूक्लियस पुश आउट हो जाता है एनुलस से थ्रू अ टीयर और रप्चर। अब ये कभी कभी परमानेंट नर्व डैमेज भी कर देता है जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस कट ऑफ हो जाती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट, और जो इसमें शदीद पेन जो होती है उसको कम करने के लिए पेन किलर्स लिए जाते हैं, या फिर एक यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन पेन मैनेजमेंट का एक प्रोसीजर है जिसमें स्पाइनल कॉलम की इलोंगेशन की जाती है, यानी इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस को इंक्रीज किया जाता है, या फिर डिस्क को रिमूव किया जाता है सर्जिकली। नेक्स्ट इज स्पॉन्डिलोसिस। इसमें भी क्या होते हैं, डिस्क और जॉइंट्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, तो ये बेसिकली स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसमें क्या होता है, चेंज हो जाती है हमारी डिस्क की जो है शेप, और इम्पेयर हो जाती है, यानी उसके फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जैसे कि मूवमेंट। और इस डिजीज में क्या होती है, इमोबिलिटी हो जाती है और फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर बी में नजर आ रहा है कि किस तरह से ऊपर पिक्चर ए में वर्टिब्रल डिस्क है और नीचे क्या है, वो वर्टिब्रल वर्टिब्रीज आपस के में क्या हुई हुई हैं, जॉइंट हुई हुई हैं, अटैच हुई हुई हैं, और जो डिस्क वाला पोर्शन है वो क्या है, यहाँ पे कम है। तो इसमें फ्यूजन सी हो गई है वर्टिब्रीज के बीच में ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स। थर्ड एंड लास्ट इज शॉर्टिका। ये भी एक डिफॉर्मिटी है, और इसकी वजह क्या है, इसमें होता है स्टैबिंग पेन, शदीद पेन होता है जो कि शुरू होता है हिप एरिया से लेके लेग तक, लोअर लिम्ब तक, जैसे ही आपको पिंक कलर का इंडिकेशन दी गई है राइट साइड पे पिक्चर में, किस तरह से ये स्टार्ट हो रहा है हिप से और लोअर लिम्ब तक जा रहा है ये पेन। अब इसमें क्या होता है कि शॉर्टिक नर्व जो है, जो कि हमारे लोअर लिम्ब की मेजर नर्व है, वो डैमेज हो जाती है या तो गिरने की वजह से, या हर्निएटेड डिस्क की वजह से, या गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने की वजह से इनटू द बटॉक, जो हमारा फ्लैशी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है दैट फॉर्म द बॉटम।
अब इसमें क्या होता है कि लोअर लिम्ब जो है हमारी, जो लेग रीजन है, इसकी इम्पेयरमेंट हो जाती है, यानी लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, या फिर इसमें रूट, नर्व रूट जो है वो इंजर्ड हो जाती है, यानी जो हमारी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट हो रही है तो वो इंजर्ड हो जाती है। शॉर्टिका नर्व, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम्प्लीटली ट्रांजेक्टेड हो जाती, कट हो जाती है, जिसकी वजह से लेग बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, और फिर लेग जो है वो बेंड नहीं होती और ना फुट एंकल मूवमेंट होती है। इससे रिकवरी या तो बिल्कुल स्लो है या फिर इनकम्प्लीट है।